हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए एक स्फीयर टॉपिक से एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर दोनों में आता है, तो दोनों ही सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें और कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर हमको दिया हुआ है समतल x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 निर्देशी अक्षों को ABC पर काटता है। निर्देशी अक्षों का मतलब x, y और z अक्षों को ABC पर काटता है। तो त्रिभुज ABC को परिवृत्त करने वाला समीकरण और उसका केंद्र ज्ञात करना है। और यही प्रश्न दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता है कि निम्न तीन बिंदुओं यानी शीर्षों से गुजरने वाले त्रिभुज के परिवृत्त का समीकरण ज्ञात करो। तो ये हमको नीचे तीन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इनको यूज करना है। और अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आता है तो इससे पहले हमको ये तीन कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, जब जाकर के हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमको समतल की इक्वेशन दे रखी है उस समतल की इक्वेशन से ये तीन कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे अक्षों से गुजरने के लिए। देखिए समतल का जो समीकरण हमारे पास है, समतल का समीकरण जो हमको दिया हुआ है, तो समतल का समीकरण हमारे पास है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। अब x अक्ष पर जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये तीन अक्ष हो गए, ये x अक्ष हो गया, यहां पर ये y हो गया और इस जगह पर z हो गया। ये मूल बिंदु हो गया O। मान लीजिए यहां पर ये तीन बिंदु हैं, x अक्ष पर A बिंदु है, y अक्ष पर कोई बिंदु B है और z अक्ष पर कोई बिंदु C है। तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है इसको परिवृत्त करने वाले इक्वेशन हमको ज्ञात करनी है। परिवृत्त करने वाले परिवृत्त का समीकरण हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको x, y और z अक्षों पर ये तीनों निर्देशांक निकालने। तो जैसे ये x अक्ष अगर हम लेते हैं तो x अक्ष पर a बिंदु लेंगे हम। तो x अक्ष के ऊपर जब हम a बिंदु को निकालना चाहते हैं तो x अक्ष पर हमको मालूम है कि y और z कोऑर्डिनेट 0 रहता है। तो इस समतल के समीकरण में y और z को जब हम 0 करेंगे तो x की वैल्यू a आ जाएगी। x अपॉन a इक्वल टू 1 करने पर x की वैल्यू a आएगी। तो पहला कोऑर्डिनेट x का a हो गया और y और z इसके अंदर 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम y अक्ष पर बिंदु निकालते हैं, b बिंदु निकालते हैं y अक्ष के ऊपर, तो y अक्ष के ऊपर बिंदु b बराबर, तो y अक्ष पर हमको मालूम है कि x और z कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो x और z को जब यहां पर हम 0 करेंगे तो y अपॉन b इक्वल टू 1 रहेगा, यानी y वाला कोऑर्डिनेट b आ जाएगा। तो b बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0, b और 0। इसी तरीके से अगर हम z अक्ष पर आते हैं, z अक्ष पर हमने c बिंदु ले रखा है, तो z अक्ष के ऊपर c बिंदु आ जाएगा। तो z अक्ष के ऊपर c बिंदु क्या होगा, z अक्ष के ऊपर x और y कोऑर्डिनेट 0 रहेंगे। तो इस समतल के समीकरण में x और y को अगर हम 0 करते हैं तो z अपॉन c बराबर 1 हो जाएगा, यानी z की वैल्यू c आ जाएगी, z कोऑर्डिनेट c आ जाएगा, यानी 0, 0 और c। तो ये तीन कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए, तीनों अक्षों के ऊपर ABC के निर्देशांक आ गए। और यही प्रश्न का सेकंड पार्ट दिया हुआ है कि अगर तीन शीर्षों वाले त्रिभुज के परिवृत्त का समीकरण ज्ञात करो। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट पहले से ही दे रखे हैं, वहां पर हमको ये निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट अब जैसे हम सॉल्व करेंगे वो यहां से हो जाएगा। और अगर समतल की इक्वेशन दे रखी है तो उससे पहले हमको ये कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। अब यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले एक गोले की इक्वेशन निकालेंगे हम। ABC से गुजरने वाला गोले का समीकरण, जिसके अंदर हम ये मूल बिंदु O को भी शामिल कर लेंगे, जिसको हम बोलते हैं OABC गोले का समीकरण। तो ये OABC गोला और ये समतल दोनों मिलकर के एक वृत्त को रिप्रेजेंट करेंगे।
गोले का समीकरण और समतल का समीकरण अगर सम्मिलित रूप में लिखते हैं तो वो एक वृत्त का समीकरण कहलाता है। तो यहां पर अब हम गोले OABC का समीकरण निकालते हैं। देखिए गोले OABC का समीकरण, ये फॉर्मूले के रूप में हमको याद रखना है समीकरण को। इन 3 निर्देशांकों और एक मूल बिंदु O से गुजरने वाले जो गोले का समीकरण होता है वो होगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस AX माइनस BY माइनस CZ इक्वल टू 0। तो ये समतल की इक्वेशन जो दे रखी है उसको हमने 1 मान लिया और इस वाली इक्वेशन को हमने 2 मान लिया। अब ये जो 2 इक्वेशन हमने यहां पर लिख दी है, एक तो ये समतल की इक्वेशन और एक ये गोले की इक्वेशन। तो समतल और गोला अगर हम सम्मिलित रूप में लिखते हैं एक साथ तो ये एक वृत्त को प्रदर्शित करते हैं। तो त्रिभुज ABC को परिवृत्त करने वाला जो वृत्त का समीकरण है वो अब ये हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 और 2 से त्रिभुज ABC के परिवृत्त का समीकरण, तो त्रिभुज ABC के परिवृत्त का जो समीकरण होगा वो हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस का AX माइनस का BY माइनस का CZ इक्वल टू 0। और इसके साथ समतल लिख देंगे x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये दोनों समीकरण सम्मिलित रूप में क्या कहलाती है? वृत्त का समीकरण कहलाती है। ये दोनों समीकरण परिवृत्त का समीकरण कहलाएगी, यानी कि वृत्त का समीकरण कहलाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक गोले के समीकरण को और एक समतल के समीकरण को अगर एक साथ लिखा जाता है तो वो वृत्त का समीकरण कहलाता है। अब हमको इस वृत्त के समीकरण से केंद्र ज्ञात करना है। तो केंद्र कैसे होगा? केंद्र का मतलब यहां पर यह है कि जो ये गोला है, इस गोले के केंद्र से इस समतल के ऊपर लंब रेखा का जो पाद होगा वही इस वृत्त का केंद्र होगा। तो वो केंद्र हमको ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गोले का केंद्र हो गया, इस गोले के केंद्र से लंब रेखा का समीकरण निकालना है। केंद्र से समतल पर लंब रेखा का समीकरण, समतल पर लंब रेखा का समीकरण। तो अब लंब रेखा का समीकरण कौन से फॉर्मूले से निकलेगा? देखिए यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला है सममित रूप में रेखा का समीकरण, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 बटे b और z माइनस z1 बटे c। ये सममित रूप में एक रेखा के समीकरण के सूत्र को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर जो ये x1 y1 z1 है वो तो ये बिंदु हो गए a/2 b/2 और c/2। और ये जो ABC है ये अभिलंब के दिक अनुपात हैं। तो अभिलंब किसके खींच रहे हैं हम? समतल पर लंब खींच रहे हैं। तो समतल में जो xyz के गुणांक है वो अभिलंब के दिक अनुपात बन जाएंगे। यानी x का गुणांक है 1/a, y का गुणांक 1/b, z का गुणांक 1/c। ये समतल में अभिलंब के दिक अनुपात हैं। तो ये जो रेखा हम निकालना चाहते हैं उसके दिक अनुपात बन जाएंगे। तो यहां पर बटे में ABC की जगह पर 1/a, 1/b, 1/c रखना है और x1 y1 z1 की जगह पर a/2 b/2 और c/2 रखना है। तो इससे लंब रेखा का समीकरण हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए x माइनस a/2 अपॉन 1/a बराबर y माइनस b/2 अपॉन 1/b और z माइनस c/2 अपॉन 1/c। तो ये लंब रेखा का समीकरण आ गया। अब इस रेखा पर स्थित कोई बिंदु हमको निकालना है और वो बिंदु कहां पर स्थित होना चाहिए? समतल के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि ये कोई समतल है और यहां से हमने गोले के केंद्र से एक लंब डाल दिया इसके ऊपर। तो ये वाला जो पॉइंट है ये अभिलंब का पाद है
और इसका निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, यही केंद्र कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस रेखा के ऊपर स्थित कोई एक बिंदु लेंगे और उस बिंदु को इस समतल के ऊपर रखेंगे। रखने का मतलब एक्स वाई जेड की जगह रखेंगे। तो वहां से हमारे पास इस रेखा वृत्त का केंद्र आ जाएगा। तो इसके बराबर में हम के मान लेते हैं और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। देखिए, पहले को और के को जब हम मिलाएंगे तो यहां पर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी के अपॉन ए प्लस ए बटे 2। इसी तरीके से y वाले को बराबर करेंगे बीच वाले को, तो 1 अपॉन बी का गुणा के से होगा, तो k अपॉन बी और b बटे 2 का पक्षांतरण कर देंगे तो b बटे 2 प्लस में हो जाएगा। और z बराबर हो जाएगा k अपॉन सी और प्लस c बटे 2। तो ये जो हमने एक्स वाई जेड के मान निकाले, ये इस रेखा के ऊपर स्थित है और जो लंब का पाद है वो भी रेखा के ऊपर स्थित है। तो इसको हम कहां रख देंगे, अब समतल के समीकरण में एक्स वाई जेड की जगह पर। एक्स वाई और जेड के मान समतल में रखने पर तो एक्स वाई जेड के मान जब हम समतल में रखेंगे तब क्या होगा, देखिए। तो समतल का समीकरण है एक्स अपॉन ए, तो ये 1 अपॉन ए तो हमने अलग कर दिया और x की जगह पर ये मान k अपॉन ए प्लस ए अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन बी समतल में से अलग कर दिया और y का मान रख देते हैं k अपॉन बी प्लस बी बटे 2 प्लस 1 अपॉन सी अलग कर दिया और c की वैल्यू रख देंगे k अपॉन सी प्लस सी बटे 2 और बराबर। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेनी है, जो हमने बराबर में k मान रखा था ना उसकी वैल्यू। तो k का मान निकालने के लिए इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। 1 अपॉन ए को इससे गुणा करेंगे फर्स्ट टर्म से तो k अपॉन ए स्क्वायर आएगा। यहाँ पर फर्स्ट टर्म को इससे गुणा करेंगे तो k अपॉन बी स्क्वायर और तीसरे में k अपॉन सी स्क्वायर आएगा। तो वहां से अगर हम k को कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास बचेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। फिर 1 अपॉन ए को a बटा 2 से गुणा करेंगे तो a से a कट करके 1/2 रह जाएगा। ऐसे ही दूसरे टर्म में b से b कट के 1/2 रह जाएगा और तीसरी टर्म में भी 1/2 रह जाएगा c से c कट के। तो 1/2 1/2 और 1/2 मिलके हो गया 3/2 और बराबर में उसको पक्षांतरण कर देते हैं तो 1 माइनस 3/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 बच जाएगा। यहां से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। k बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2, ये माइनस का 1/2 बचेगा तो ये माइनस का साइन हम यहां लगा देंगे और 1/2 तो यहां से बच गया और ये k का जो गुणांक है इसका हम इधर भाग लगाते हैं और इसको भी a की पावर -2 प्लस b की पावर -2 प्लस c की पावर -2 हम कर लेते हैं। तो ये k की वैल्यू आ गई। अब इस k के मान को अगर हम यहाँ पर एक्स वाई जेड पर रखते हैं, एक्स वाई जेड के जो मान है उनमें k की जगह पर इस k की वैल्यू को रखते हैं तो वो परिवृत्त का केंद्र हो जाएगा जो हमको ज्ञात करना है। देखो, k का मान रखने पर परिवृत्त का केंद्र, यही तो हमें निकालना है, परिवृत्त का केंद्र। तो परिवृत्त का केंद्र हो जाएगा x बराबर क्या है, देखिए x बराबर क्या मान है, k बटा a प्लस a बटा 2, k बटा a प्लस a बटा 2। तो k की वैल्यू तो ये है, तो k बटा a करेंगे इसको, यानी कि k की जगह पर k बटा a करना है तो इसके बटे में a का भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 2a, a की पावर -2 प्लस b की पावर -2 प्लस c की पावर -2 और प्लस a बटा 2, ये x का मान आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम y का मान निकालते हैं तो वहां पर भी आ जाएगा -1 अपॉन 2b, a की पावर -2 प्लस b की पावर -2 प्लस c की पावर -2 और प्लस b बटे 2। और इसी तरीके से c की वैल्यू, z की वैल्यू निकालेंगे
तो z की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2c a की घात -2 प्लस b की घात -2 प्लस c की घात -2 और प्लस b/2। ठीक है, देखिए हमारे पास वहां पर x की वैल्यू है k/2 और प्लस k/a और a/2। तो यहां पर हमने k का मान रखा है, k का मान माइनस में था तो k के मान में a का भाग लगाया तो ये k/2 k/a हो गया और प्लस a/2, ऐसे ही इसके अंदर b/2 और c/2 यहां पर आ जाएगा, ये c/2 है। देखिए यहां पर मैं ये पहली वाली टर्म को सॉल्व करके बता रहा हूं लघुत्तम लेके, उसके बाद हम उस बाकियों को भी ऐसे ही लिख देंगे। देखिए इसका जो लघुत्तम है ना, ये आएगा 2a a की पावर -2 प्लस b की पावर -2 प्लस c की पावर -2, ये लघुत्तम आया। तो फर्स्ट टर्म के अंदर ये पूरा लघुत्तम इससे कैंसिल हो गया तो माइनस का 1 ही बचा, प्लस सेकंड टर्म के अंदर केवल लघुत्तम में से 2 कैंसिल होगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, a और ये अंदर कोष्टक वाला पद a से गुणा होगा तो a यहां पर पहले से ही है और इस कोष्टक के बाहर भी a है तो a स्क्वायर से इसको गुणा करके जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a की पावर -2 प्लस b की पावर -2 प्लस c की पावर -2, ये आएगा। जब ये पहली वाली टर्म को गुणा करेंगे हम a स्क्वायर को a की पावर -2 से तो ये 1 हो जाएगा, 1 से ये -1 कैंसिल हो जाएगा तो फिर अपने पास रह जाएगा a स्क्वायर और b की पावर -2 प्लस c की पावर -2 अपॉन 2a और ये कोष्टक में जो संख्या बच रही है पूरी ऐसी की ऐसी, एक a यहां से ये कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास बचेगा a इंटू बी की पावर -2 प्लस c की पावर -2 अपॉन 2 और नीचे ये कोष्टक का पद। तो इस तरीके से यहां पर ऐसे पद बचेंगे, वो अब अपन यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइए। तो यहां पर आ जाएगा a इंटू बी की पावर -2 प्लस c की पावर -2 अपॉन 2 a की घात -2 प्लस b की घात -2 प्लस c की घात -2। इसी तरीके से इसका मान आएगा b से मल्टीप्लाई होना रह जाएगा ये a की पावर -2 प्लस c की पावर -2 अपॉन 2 a की घात -2 प्लस b की घात -2 प्लस c की घात -2। इसी तरीके से c इधर आ जाएगा, तीसरे में c से इंटू हो जाएगा a की घात -2 प्लस b की घात -2 अपॉन 2 इंटू a की घात -2 प्लस b की घात -2 प्लस c की घात -2। तो ये तीनों जो x y z के मान हमारे पास आए, यही परिवृत्त का केंद्र है, तो इसको हम एक केंद्र के रूप में लिख लेते हैं। अतः त्रिभुज ABC के परिवृत्त का केंद्र तो परिवृत्त का जो केंद्र होगा वो हो जाएगा a इंटू बी की घात -2 प्लस c की घात -2 अपॉन 2 a की घात -2 प्लस b की पावर -2 प्लस c की पावर -2 कॉमा b इंटू a की पावर -2 प्लस c की पावर -2 अपॉन 2, नीचे की टर्म तो सब में एक जैसी रहनी है, केवल ऊपर जो गुणा होकर के संख्या चेंज हो रही है वो बदलेगी। तो यहाँ पर ये c से हो जाएगा, c वाला यहाँ से निर्देशांक हट जाएगा, a और b वाले पद आ जाएंगे, नीचे तीनों ही आएंगे। तो ये हमारे पास परिवृत्त का केंद्र आ गया डियर स्टूडेंट्स। तो इस प्रश्न को आप एक बार अपने से फिर से समझिए, करने की कोशिश करें। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये हमने प्रश्न किया है परिवृत्त का केंद्र ज्ञात करने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर किसी और एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।